सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद बायो। ठीक है। सो बायो जो है, चाहे आप पीसीएम से बिलोंग करो, चाहे कहीं से भी बिलोंग करो, यूपीएससी के कोई भी एग्जाम में बायो आता ही है। और बायो के लेवल का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कभी वो जो एकदम डेप्थ से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, और कभी एकदम ऊपर ऊपर से लल्लू क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। मैं दोनों का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, इसी बार का। सो इस बार जो है एनडीए और सीडीएस, ये दोनों एग्जाम साथ ही में हुए थे एक ही दिन में। ठीक है। सो अब एनडीए में एक सवाल पूछा था, ठीक है, ऐसा कौन सा प्लास्टिड है, ठीक है, जिसके अंदर ऑयल, उसके बाद स्टार्च और प्रोटीन स्टोर होता है। ठीक है। सो आपने प्लास्टिड्स के बारे में नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि प्लास्टिड्स तीन टाइप के होते हैं। पढ़ा था आपने? एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। यस। है ना? ओके। सो अब ये वाला जो सवाल है, ऑयल, ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन, ये किसके अंदर स्टोर होता है, ये पूछ लिया। नाउ दिस थिंग वाज नॉट देयर इन योर नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास में प्लास्टिड के बारे में, ल्यूकोप्लास्ट में ये था, ठीक है, कि ये जो होता है ये व्हाइट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन होता है, ग्रीन पिगमेंट है, और क्रोमो जो आता है ये कलरफुल होता है। ठीक है। ये चीज आपको जो है नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ाई गई थी। अब ये ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन, ये जो है ये ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है। ठीक है, दिस इज स्टोर्ड इन द ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो है ये हमारे नोट्स में था। ठीक है, बट आई वुड से कि दैट इज ऑफ 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये था डिफिकल्ट क्वेश्चन का नमूना। ठीक है। फिर एक और था कि चार ऑप्शंस थे, उसमें से कौन सा जो है फिश को बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बिलोंग्स टू फिश कैटेगरी। तो उसमें डॉग फिश था। ठीक है। बाकी ऑप्शंस जो गलत थे वो याद नहीं आ रहा मुझे। जो डॉग फिश है वो फिश की कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब इतने सारे मछलियां होती है, उसमें से मतलब डॉग फिश का एग्जाम्पल पूछ लिया है, समथिंग डिफिकल्ट टू क्या कहते हैं, पहले से जज नहीं कर पाओगे कि यार ये भी एग्जाम्पल आएगा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, हाँ, फिशेस मतलब फिश ही है ना एक तरीके से। फिशेस मीन्स फिश। ठीक है। सो फॉर्चुनेटली दिस वेरी एग्जाम्पल वॉज देयर इन द नोट्स। ठीक है, हमारे नोट्स में दिस वेरी एग्जाम्पल वाज गिवन, इसका फोटो दिया हुआ था। ठीक है। सो वो इसलिए था क्योंकि वो एनसीईआरटी से लेकर मैंने, मतलब एनसीईआरटी में उसका फोटो था तो मैं लगा दिया था। ऐसा नहीं कि मेरा क्रेडिट है उसमें, बट वो क्या है कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इट वाज प्रेजेंट इन द नोट्स। ये वाला भी जो है हमारे नोट्स में था। सो जिसने भी मुझसे पढ़ा है उसने बना लिया था क्वेश्चन को। ठीक है, बट ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस के नमूने। अब सीडीएस में एक क्वेश्चन आया था कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक। Now, even if I don't give you example, you will be able to do it. If I don't even give you options, right? ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत ही ज्यादा कुछ टैलेंट होने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो बच्चा है वो बोल देगा कि सर HCl होता है पेट में, क्या सवाल पूछ लिया। ठीक है ना? सो ये जो है ये एकदम मतलब बहुत ही फालतू क्वेश्चन था। ठीक है, ये कोई भी कर लेगा। सो आप एनडीए में, खासकर बायो में, लेवल का जजमेंट नहीं कर सकते कि वो कहाँ से दे देगा। ठीक है ना? सो इसके लिए एक स्पेसिफिक सिलेबस है, उस स्पेसिफिक सिलेबस को पढ़ना है, उसमें से जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, वो स्पेसिफिक सिलेबस किधर मिलेगा, हम किसके लिए है। ठीक है, इतनी मेहनत जो हमने की है नोट्स बनाने में, दैट इज वेरी विल गेट द आंसर्स। ठीक है ना? इतना ही पढ़ना। बायो में इससे ज्यादा इधर उधर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाना हो उसके ऊपर ध्यान देना, हो जाएगा। ठीक है ना? और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। Now, before going to the main questions or before going to the theory, I would just like to ask you a few questions here and there. ठीक है, अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर उनका जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, आलू के अंदर स्टार्च होता है,
है ना। तो ये सारी जितने भी ऐसे फूले हुए चीजें होते हैं उन सब के अंदर स्टार्च होता है, दिस वी हैव स्टडीड मेनी टाइम्स। वैसे ही आप बताओ कि एनिमल्स के अंदर किसमें स्टोर होता है? इन व्हाट फॉर्म? नहीं, ग्लूकोज में तो बनता है एनर्जी। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, यस वेरी गुड, ग्लाइकोजन। ये जो है ये 10th स्टैंडर्ड में था, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया होगा मैंने, ठीक है। जो ग्लाइकोजन है, दिस वाज देयर इन 10th स्टैंडर्ड, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेयर दे आर स्टोर, कहाँ स्टोर होते हैं? यू वांट ऑप्शंस? ओके। फैट सेल्स और एडिपोज यू कैन से। लिवर में स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं? लिवर में, ठीक है, दे आर स्टोर्ड इन द लिवर। तो एक लिवर में स्टोर होता है, और दूसरा मसल सेल्स में होता है, ठीक है। ये वही वाला एनर्जी है, ये वही वाला फूड है, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमारी बॉडी में बहुत ही कम रहता है। बिकॉज आपने कभी पढ़ा होगा सेल में कि एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, या ना के बराबर होते हैं। तो जब है ही नहीं ज्यादा वैक्यूल हमारे पास, तो स्टोर ज्यादा होगा ही नहीं। तो थोड़ा बहुत जो स्टोर होता है वो लिवर में होता है, और हमारे मसल सेल्स में होता है। कौन से मसल सेल्स में? जनरली आर्म्स के या लेग्स के, ठीक है। ये जो काफ है हमारा, काफ मसल में होता है, आर्म्स में होता है, फोर आर्म्स वगैरह में, ठीक है, इन सब में होता है। ये वही एनर्जी है जो कि आपको सुबह उठने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। और आपके दिमाग में आता है कि आज तो मैं 5 किलोमीटर दौड़ेगा, ठीक है ना। और जनरली 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद करने लगता है, क्यों? क्योंकि ये जनरली जो ग्लाइकोजन है, ये वो 1 किलोमीटर के अंदर खत्म हो जाता है, ये ज्यादा बचता नहीं है अंदर। तो आप जब दौड़ना स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन यू स्टार्ट रनिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। बट उसके बाद जो है, उसके बाद 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप एकदम थकने से लग जाते हो। या जो बहुत ज्यादा दौड़ता है रोज, उसको नहीं होता होगा, बट जिसने आज ही, हाँ, जिसने आज ही दौड़ना स्टार्ट किया है, उसको ऐसा होता होगा। सुबह सोचता है कि मैं बहुत दौड़ पाऊंगा, और वो जिस तरीके का स्टार्ट लेता है ना, तो उसको तो बस लगता है कि अरे वाह, पता नहीं मैं तो मैराथन क्यों नहीं दौड़ा, मैं तो मस्त दौड़ रहा हूँ। 1 किलोमीटर के अंदर खुश होता है, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज ग्लाइकोजन की जो क्वांटिटी है बॉडी के अंदर, वो जल्दी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद योद्धा एक्चुअल में यही है, जो ग्लाइकोजन खत्म होने के बाद भी दौड़ता रहता है। क्योंकि अब जब ग्लाइकोजन खत्म हो गया है, अब उसके पास कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है सुबह सुबह, ठीक है। सुबह सुबह आपने कोई भरपेट खाना खा के तो नहीं दौड़ रहे होंगे आप, ठीक है। तो सुबह आपने खाना नहीं खाया, सो देर इज नो न्यू कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी टू फ्यूल यू, ठीक है ना। सो दिस लिटिल बिट ऑफ ग्लाइकोजन विच वॉज देयर गॉट ओवर इन द फर्स्ट हाफ एन आवर, फर्स्ट कितना, 2-3 मिनट, जब आपने एक आध किलोमीटर दौड़ लिया होगा, ठीक है। बट आफ्टर दैट इफ यू कंटिन्यू टू रन, तो आपके बॉडी के अंदर अब कार्बोहाइड्रेट है नहीं। अब उसको कहाँ से मिलेगा एनर्जी? तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज फैट्स। अब जो इंसान दौड़ेगा ना, वो पहले 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद, ठीक है, बिना थके, वैसे थक तो जाएगा, बट फिर भी वो कंटिन्यूस दौड़ता रहेगा, उसके बॉडी के अंदर से फैट सेल्स, मतलब ये एडिपोज टिश्यूज, वहां से वो एनर्जी निकालेगा। दिस इज एक्चुअल वर्कआउट, इसको एक्चुअल में वर्कआउट बोलते हैं। समझ आ रही बात? फैट खत्म हो गया तो, फैट खत्म हो गया तो फिर वो प्रोटीन्स तोड़कर एनर्जी बनाता है।
ठीक है, फाइनली वो प्रोटीन तोड़कर एनर्जी बनाएगा। चलिए, तो ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारी क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपको पहले से पता होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन बॉडी सबने पढ़ाई है। ठीक है, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। और कुछ चीजें हैं जो कि आपको एनडीए में या सीडीएस में स्पेसिफिकली पूछी जाएंगी। तो दोनों का मिला मिला जुला कर हम लोग सिलेबस देखेंगे। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम विल गो टू द मेन चैप्टर। ठीक है, सो विल बी स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मेरे बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल्स एंड एट लार्ज, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। ठीक है, तो मेरे बारे में बात करेंगे यहाँ, आप लोगों का कभी और देखते हैं। ठीक है, विल एक्चुअली सी एनिमल्स लेटर ऑन। सो बेसिकली वी हैव many life processes in our body. One of them is nutrition. ठीक है, न्यूट्रिशन में ही हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। मान ओके, न्यूट्रिशन के बाद हम लोग रेस्पिरेशन देखेंगे। रेस्पिरेशन के बाद आपने अभी हमें, नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीवन। ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये मेन चार है। इसके सिवाय वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी का जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, स्केलेटन देखेंगे। इसके सिवाय और भी कुछ होते हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, और एनी अदर प्रोसेस? सर्वन डाउट, क्रोमोप्लास्ट के आगे क्या था? क्रोमोप्लास्ट के आगे मतलब? क्रोमोप्लास्ट मल्टी कलर है, इट इज कलरफुल। हाँ, कलरफुल है वो। ओके, सो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, स्केलेटन, और क्या हो सकता है? एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, वो सब न्यूट्रिशन का पार्ट है। एनी अदर लाइफ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी? आई, digestion is a part of nutrition. Circulatory system is a part of transportation. Reproduction, okay, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। और एनीथिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके, वेरी गुड, मूवमेंट बेसिकली। ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बेसिकली मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, मूवमेंट में आ जाएगा। ऐसा कोई चीज, हार्मोनल सिस्टम, वेरी गुड। हार्मोनल सिस्टम, वेरी गुड। ऐसी कोई चीज सोचो जो कि एक इंसान को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने में हेल्प करती है, वो ना रहे तो और डेड है। रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड, ग्रोथ। नाउ इफ आई मेक दिस स्टेटमेंट, मेटाबॉलिज्म, बेसिकली देखो, जितने भी इसमें जितने भी रिएक्शंस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इन सब में जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे ना, द सम टोटल ऑफ ऑल दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज बेसिकली मूवमेंट। ठीक है, सो मैं ग्रोथ वाले पॉइंट पे था। अगर मैं ये कहूँ कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस कैन ऑल्सो ग्रो, जैसे दिगी पहाड़ी भी जो है ग्रो करेगा। ठीक है, तो एम आई किडिंग और एम आई सीरियस? I'm serious. Okay. How is it so? So are you saying that ki non-living things can also grow?
यस, माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो ग्रोइंग. वेदरिंग, वेदरिंग से टूटेगा. ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, बट क्या ये ग्रोथ में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में कोई डिफरेंस है? Is there a difference between our growth and the non-living growth? Yes, what is that difference? That difference is very important. Regeneration. नहीं. सोचो हमारा ग्रोथ कैसे हो रहा है. Yes, very good. So if we talk about growth, तो अगर इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, अगर इंटरनल ग्रोथ हो रहा है तो ये लिविंग में है. हमारे बॉडी के अंदर सेल्स बन रहे हैं ना, जिसके वजह से हमारी हाइट वाइट बढ़ रही है. ठीक है, वैसे आजकल लोगों की हाइट कम बढ़ रही है और लोग मतलब लॉकडाउन में इस तरफ से ग्रोथ ज्यादा किया है. ठीक है, इस तरफ के ग्रोथ से ज्यादा. ठीक है, तो एक्सटर्नली दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में वो जो सेल्स है वो अंदर ग्रो हुए. ठीक है, बट अगर हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे पहाड़ पर्वत इन सब की बात करें, सो इनका जो ग्रोथ है ये एक्सटर्नल ग्रोथ है. राइट. सो ग्रोथ तो क्या है कि इनमें भी होता है, बट ये एक्सटर्नल ग्रोथ है. जैसे पहाड़ के ऊपर कुछ और मिट्टी का लेयर आ गया. ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स टेक्स टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल. है ना, 1 मिलियन ईयर में जो है 1 सेंटीमीटर का सॉइल बनता है. तो सॉइल की वजह से थोड़ा हाइट बढ़ेगा, वैसे थोड़ा और हाइट बढ़ेगा, वैसे थोड़ा और हाइट बढ़ेगा, बट वो एक्सटर्नल ग्रोथ होगा. वैसे ही आपने जो है स्नोबॉल देखा होगा. अगर आप किसी पहाड़ से एक स्नो बॉल को रोल कर दो, तो वो जब नीचे नीचे घूमता रहता है तो अपने आप बड़ा होता रहता है साइज में. आई होप यू कैन इमेजिन. स्नो बॉल ऊपर से धक्का मार दो, जब वो नीचे टर्न मार रहा है तो उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होता है. सो इट इज एक्यूमुलेटिंग मोर मोर एंड मोर स्नो. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ. राइट. बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आप लोगों ने जो जो पॉइंट बोले एक भी नहीं होता, जिसके अंदर आपने जो जो अब तक पॉइंट बताए हैं ये एक भी नहीं होता, लेकिन वो लिविंग है. सो एम आई सीरियस और एम आई किडिंग? वेरी गुड. वायरस. अब तक जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ऊपर, ये सब कुछ भी नहीं होता वायरस में, लेकिन वो फिर भी लिविंग है. तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिससे हम लोग वायरस को लिविंग बोले? पहली बात तो ये बताओ, वायरस को लिविंग बोले हाँ या ना? यस. हैविंग अ होस्ट नहीं. पार्शियली यस. इसका मतलब बॉडी के बाहर रहेगा तो मुर्दा है और बॉडी के अंदर जाएगा तो जिंदा है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, लिविंग इनसाइड द होस्ट इट विल बी अलाइव. इट रिप्रोड्यूसेस तो तब वो भी ना रिप्रोड्यूस तभी करता है जब उसके पास एक होस्ट होता है. जब तक वो बाहर है तब तक नहीं है. बट वो जब बाहर है, चलो मैं बात करता हूँ कि जब वो बाहर है ग्रोथ भी होता है ना. नहीं नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन ऑल दिस थिंग्स विल टेक प्लेस ओनली व्हेन द वायरस इज हैविंग अ होस्ट. जब तक होस्ट नहीं है तब तक वो घोस्ट है. ठीक है, तब तक वो घूमता रहेगा इधर उधर मुर्दे की तरफ. ठीक है, बट नाउ ये तो हम लोग कहते हैं ना कि बॉडी के बाहर है तो एज गुड एज डेड है. बट ऐसा तो नहीं होता, अरे अभी अभी आया अंदर अब जिंदा हो गया, अभी बाहर गया तो मर गया, ऐसा नहीं होता ना. जब वो बाहर भी है तो ऑर्गेनिज्म क्या है? देखो, डेड वायरस तब होता है जब वो उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकता. तो एक होस्ट के अंदर चले जाएगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा. दैट इज द टाइम वो एक्चुअल में डेड है. बट उससे पहले वायरस के अंदर ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसके कारण उसको हम लोग अलाइव बोल रहे हैं? इट एक्ट्स लाइक डेड व्हेन इट इज आउटसाइड द बॉडी. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट है तो तब भी अलाइव. बॉडी के अंदर जाती है तो मतलब सिंगल लिविंग सेल नहीं. चलिए हम बताते हैं. ये है, इट कैन फाइंड अ होस्ट. यस, इट कैन फाइंड अ होस्ट. जेनेटिक मटेरियल नहीं. ये जो सब्सटेंस है, मतलब ये जो पैरामीटर है, दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टेबिलिटी. ठीक है, दिस बाय लार्ज इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू कंसिडर एन ऑर्गेनिज्म टू बी लिविंग और डेड. अगर किसी में एडॉप्टिबिलिटी नहीं है तो डेड है. अगर किसी में एडॉप्टिबिलिटी है
बाकी सारे फैक्टर्स जाए भाड़ में। इस एक फैक्टर के दम पे हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वायरस जो है अपने आप को अडॉप्ट करता रहता है। ठीक है, वायरस हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एडेप्टेबिलिटी, वो जल्दी नहीं मरता। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। ये क्या है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। ठीक है, इसी की वजह से आप ये नहीं देख रहे हो, ये जो अपना कोरोना वायरस आ रखा है, ये दिन भर दिन उसके क्या आते रहते हैं, नए नए जो है। अभी लास्ट क्या आया था, यस वेरिएंट्स। तो ये जो वेरिएंट्स है, ये जो वेरिएंट्स आते हैं तो कैसे आ रहे हैं, हाउ आर दिस न्यू वेरिएंट्स कमिंग, म्यूटेशन। सो म्यूटेशन से क्या कर रहा है, वो अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, इज अडॉप्टिंग टू द न्यू चेंजेस। ठीक है, लास्ट में क्या आया था, ओ से नाम था उसका, हाँ ओमिक्रॉन। फिर ओमिक्रॉन एक्सी भी आया था ना, अभी जो मुंबई में और कहाँ कहाँ, हाँ ओमिक्रॉन एक्सी। ठीक है, ये जनरली तो मैं देखता हूँ ये आईफोन में होता है ना, आईफोन 5 एक्सी। अभी थोड़ी दिन रुक जाओ, अभी निकलेगा ओमिक्रॉन एक्सी प्रो मैक्स। Since 2019, right? Anyways, so these are the parameters on which the living organisms can be classified as either they are living or they are dead. ठीक है, now coming to the first parameter, that is basically nutrition, or we will call it digestion for our अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो जो डाइजेशन प्रोसेस है हमारा, इट विल अंडरगो 5 स्टेप्स, और ये सभी में कॉमन होगा। ठीक है, दिस इज कॉमन इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ठीक है, एंड इट इज कॉमन इन एनिमल्स ऑल्सो। तो चाहे कितना भी छोटा एनिमल क्यों ना हो, जैसे अमीबाबा, मतलब अमीबा, ठीक है, तो उसके अंदर भी यही सारे पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट विल बी इंजेशन, नेक्स्ट विल बी डाइजेशन, थर्ड विल बी एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन, एंड देन फाइनली इजेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स आपने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़े होंगे, बट आई एम श्योर कि ये वो ही 5 स्टेप नहीं है, इसमें आपने आधी चीजें नहीं पढ़ी होंगी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना, सो यू मस्ट हैव नॉट स्टडीड मेनी ऑफ द थिंग्स दैट विल बी सीइंग इन दिस 5। ठीक है, सो वो आपको दिखेगा, और वो एग्जाम में भी आता है। एग्जाम में जो आता है वही डाला है, जो नहीं आता वो नहीं डाला है। ठीक है ना, तो इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्शन? वही सर, जो राइट हैंड से अपन उठाते हैं खाने को और उसको मुंह में डालते हैं। सो मुंह में डालने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्शन, और द इनटेक ऑफ द फूड इनटू द digestive system. So what is digestive system? Basically digestive system starts in the mouth itself. ठीक है, जो हमारा मुंह है उसमें बकल कैविटी बोलते हैं उसको। ठीक है, इन साइंटिफिक टर्म। सो बकल कैविटी से ही हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इनटेक ऑफ एनर्जी नहीं, इनटेक ऑफ फूड। फूड खा रहे हैं ना हम लोग, चपाती जो लिया उसको मुंह में डाला, ठीक है, निवाला मुंह में डालने को बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, अब मुंह में डालने के बाद क्या करते हो? ठीक है, वंस यू टेक द फूड इनटू योर माउथ, व्हाट यू डू, यू बेसिकली स्टार्ट च्यूइंग द फूड। ठीक है, सो व्हेन यू स्टार्ट च्यूइंग द फूड, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस टू इट, यू ब्रेक डाउन द फूड। ओके, ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, और उसके साथ और क्या होता है, ब्रेक डाउन के साथ और क्या होता है, गीला हो जाता है वो। यस, गीला हो जाता है, यस। सो व्हेन इट बिकम्स वेट, ठीक है, जब वो गीला होता है, तो उस टाइम पे उसके अंदर डाइजेशन एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है। सो डाइजेशन इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मुंह के अंदर जो है, आपका जब सलाइवा खाने के साथ मिलता है चू करते वक्त, उस टाइम पे आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस है। अब ये जो है, ये हमारे इसोफेगस के साथ नीचे जाएगा, उसके बाद ये जो हमारे स्टमक में जाएगा, उसके बाद डियोडनम में जाएगा, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होगी, जैसे बाइल जूस आके मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस मिलेगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड हिस्से में जाएगा जेजुनम में, फिर जेजुनम में कुछ मिक्सिंग होगी, फिर इलियम में जाएगा, फिर बहुत लंबा प्रोसेस है ना। ठीक है, सो फाइनली द डाइजेशन प्रोसेस बेसिकली एंड्स इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, starts in the mouth and ends in the small intestine. ठीक है, so ingestion is taking of the food inside the mouth, then the digestion occurs. Once the digestion of food occurs, then अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, मतलब क्या? अब हम लोग आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए डाइजेशन इतना मानो कि हमारा जो खाना था वो 3 चीजों में कन्वर्ट हो गया है।
ठीक है। जो प्रोटीन्स थे वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गए, जो फैट्स थे वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, और जो कार्बोहाइड्रेट्स था वो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ये 3 कन्वर्जन जब होते हैं तो हम बोलते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड हो गया है। ये कैसे होगा वो डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल ये समझो कि डाइजेशन हो गया। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड है, इसी के अंदर विटामिन विटामिन सब चले गए हैं। नाउ द फूड विच इज डाइजेस्टेड इज कंटेनिंग द विटामिन, प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग। नाउ आई रिक्वायर विटामिन ए इन माई आई। मेरे आंखों में विटामिन ए चाहिए, ठीक है ना। सो लेकिन मैं गाजर के थ्रू मेरे को विटामिन ए मिलेगा, मेरे को पता है, तो गाजर लेके के आंख में ठूस दूंगा ऐसे, ये ले विटामिन ए। तो यू कैन नॉट डू दैट, राइट। सो ये सारा जो खाना खाया है ये कहाँ गया है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये विटामिन ए मेरे आंखों तक कैसे आएगा? वॉट इज दैट कॉमन एलिमेंट विच इज फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी? ब्लड। तो नाउ ऑल दिस डाइजेस्टेड फूड नीड्स टू बी अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड। तो सारा का सारा जो डाइजेस्टेड फूड है ये हमारे ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब होगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन। ठीक है, अब सारा फूड एब्सॉर्ब हो गया। अब एब्सॉर्ब होने के बाद ये जो ब्लड है ये पूरे बॉडी के अंदर फ्लो हो रही थी। अब जिस जिस पार्ट में वो जा रहा है वहां के हिसाब से वो अपना खाना उठा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप फ्लाइट से नीचे उतरते हो, तो फ्लाइट से नीचे उतरने के बाद देयर इज अ रिंग लाइक, ठीक है, एक वो होता है, कन्वॉय बेल्ट होता है, उसके ऊपर आपका लगेज आता रहता है। तो सारे पैसेंजर्स के लगेज जो है उस कन्वॉय बेल्ट में घूमते रहते हैं। तो आप उसके सामने खड़े रहते हो, जैसे ही आपका बैग आता है वो उठा लेते हो। तो कुछ वैसे ही हमारे बॉडी में होता है। हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? हर ऑर्गन अपने अपने जगह पे फिक्स बैठा हुआ है। खून जब उनके पास जाएगा, वो उस खून के अंदर के डाइजेस्टेड फूड में से जो चाहिए था वो उठा लेगा। जैसे ब्लड मेरे आंखों तक आएगा, तो आंखों को चाहिए विटामिन ए, वो उसमें से विटामिन ए उठा लेगा। वैसे ही जब वो मसल्स में जाएगा तो मसल्स वहां से जो है अपना प्रोटीन्स उठा लेगा, अमीनो एसिड्स उठा लेगा। हरी बात समझ में? तो ये जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद जब ब्लड पूरे बॉडी में गया, तो बॉडी में जाने के बाद हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को उठा लिया। दिस इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। इस प्रोसेस को असिमिलेशन कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको? असिमिलेशन। ठीक है। सो आफ्टर असिमिलेशन ऑफ द फूड, अब तक फूड कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो कुछ बच गया, जो कि अनडाइजेस्टेड रहा, जैसे फाइबर्स, फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं होते। देन वाटर, वाटर डाइजेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, कहीं पे भी आप नहीं पढ़ोगे कि वाटर डाइजेस्ट हो रहा है। सॉल्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स, दिस आर ऑल्सो नॉट डाइजेस्टेड। तो ये जो है ये जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है ना? सो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां पे सॉल्ट और वाटर ये दोनों एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद जो फाइबर्स बचेगा ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। सो डज डाइजेशन इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स विद द लेफ्ट राइट हैंड एंड एंड्स विथ लेफ्ट हैंड। ठीक है, सो बेसिकली इंजेशन स्टार्टेड विद द राइट हैंड। ठीक है, सो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड डाइजेशन। सो द प्रोसेस विच एंड्स विथ लेफ्ट हैंड। सो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, सो इंजेशन तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इंजेशन क्या था? इंजेशन इज फूड इज टेकन इनसाइड द माउथ, बकल कैविटी में आपने फूड ले लिया। द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जो कि 10th स्टैंडर्ड में आपके समझने के लिए इसको बोलते थे कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, तो फूड जो है फिलहाल कौन से फॉर्म में है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, बायो मतलब लिविंग, मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल मतलब सब्सटेंस, मतलब मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो बेसिकली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, और नाउ द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अभी जो आपने समोसा खाया, वो समोसा अपना बॉडी रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। ठीक है, तो समोसे के अंदर जो जो पार्ट्स है, ठीक है, उसके अंदर फैट्स है, उसके अंदर मैदा वगैरह है, उसके अंदर फाइबर्स है थोड़े बहुत। ठीक है, वो सारे जो चीजें है वो अभी फिलहाल बायो मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में है। जब वो हमारे अंदर जाएगा तो वो जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा ये फैट है, अच्छा ये कार्बोहाइड्रेट है, अच्छा इसमें थोड़ा बहुत जो है विटामिन है, तो उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है ना? सो अभी फिलहाल वो कॉम्प्लेक्स है तो हमारा बॉडी नहीं पहचानता उसको। ठीक है, नाउ द च्यूइंग एक्शन विल स्टार्ट विच विल ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ध्यान रखना, इट डज नॉट ब्रेक द फूड इनटू सिंपलर पार्टिकल। कॉम्प्लेक्स ही है वो, सिर्फ वो टुकड़े टुकड़े हो गए अभी। बड़ा था समोसा, जब आपने खाया तो बड़ा था, अब उसको आपने चू किया तो उसके स्मॉलर पीसेस हो गए हैं। है तो अब भी वो कॉम्प्लेक्स फूड ही।
ठीक है। सो च्यूइंग एक्शन ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड इट इज नाउ लुब्रिकेटेड बाय द सलाइवा। लुब्रिकेटेड मतलब गीला हो गया, ठीक है, लुब्रिकेटेड मतलब गीला हो गया, सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेस है, ठीक है, सलाइवा के अंदर क्या है, सलाइवरी अमाइलेस। ये जो टर्म है ना अमाइलेस, इसको ध्यान रखना, ये अमाइलेस टर्म हमेशा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, ध्यान में रखना ये। तो सलाइवरी अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट को पार्शियली ब्रेक डाउन कर रहा है। पार्शियली कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है, विल सी दैट। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेस है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, इतना ही नाम पढ़ा होगा। इस सलाइवरी अमाइलेस का भी एक स्पेसिफिक नाम है, उसको पाइटलिन बोलते हैं। ठीक है, दिस सलाइवरी अमाइलेस इज कॉल्ड एज पाइटलिन। ठीक है, सो ये जो पाइटलिन है, ये पाइटलिन क्या करेगा कि आपके जो कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब जो आपने खाना खाया जो उसके अंदर स्टार्च था, उस स्टार्च को ये पाइटलिन ब्रेक डाउन करेगा माल्टोज में, विच इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर का ये छोटा सा सिंपल फॉर्म है। ठीक है, माल्टोज का भी फॉर्मूला ग्लूकोज जैसे ही होता है, C6H12O6। ठीक है ना, सो माल्टोज में ये स्टार्च को जो है पाइटलिन ने तोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा सलाइवा है, इसका पीएच जानना जरूरी है, कई बार इसका पीएच पूछा जाता है। तो इसका जो पीएच है 6 से लेकर 7.4 तक है। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि 6 जो है ये एसिडिक है, 7.4 जो है ये बेसिक है। तो ना तो इधर का है ना तो उधर का, ऐसा कैसे? तो ऐसा है कि सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले जो आपका ओरिजिनल सलाइवा है, जिसमें आपने अभी तक खाना डाला नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे ये 7.4 है, हल्का सा बेसिक रहता है सलाइवा। ठीक है, सलाइवा इज ओरिजिनली बेसिक। जब आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद आपके दांतों के बीच में इधर उधर फंस जाता है। खाना खाने के बाद दांतों के इधर उधर फंस जाता है थोड़ा बहुत, तो कितना भी आप अच्छे से खाओ इधर उधर फंसता ही है। इसको खाने के लिए, ठीक है, जो दांतों के बीच में इधर उधर फंसा हुआ है, इसको खाने के लिए आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इसको खाने के लिए आता है बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जब इन खाने को खा रहा है ना, जो आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ है, उस टाइम पे वो रिलीज करता है एक एसिड, ठीक है, जो पीले कलर का होता है। ठीक है, तो दांतों के ऊपर जो आपको पीला कलर का लेयर दिखता है, इट इज बिकॉज वो बैक्टीरिया ने आपके दांतों के ऊपर वो पीले कलर का एसिड डाला है। वो एसिड उसने जानबूझ के नहीं डाला है मैं तेरे दांतों को खराब करूंगा। ठीक है, प्लेक तो वो जब लेयर जमता रहता है तब हो जाता है प्लेक। ठीक है, सो मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया जो आया है, ये बैक्टीरिया आपके दांतों के बीच के फंसे खाने को, ठीक है, बैक्टीरिया कैसे खाना खाता है, वो बॉडी के बाहर ही पहले खाने को तोड़ता है, फिर वो जब सिंपल हो जाता है तब वो अपने बॉडी के अंदर लेता है। हमारी तरह नहीं है, हम लोग क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, बॉडी के अंदर तोड़ते हैं और फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। बैक्टीरिया वैसा नहीं करता। बैक्टीरिया पहले खाने के ऊपर एसिड डालता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो सिंपल फॉर्म फिर कंज्यूम करता है। ठीक है ना, तो वो दांतों के बीच में जो फंसा हुआ था, उसको खाने के लिए उसने जो एसिड डाला है वो आपके दांतों में रह जाता है। ठीक है ना, सो अब वो क्या है, एसिडिक है। अब भगवान को थोड़ी पता था कि दांतों में टूथपेस्ट के अंदर क्या है, धनिया मिर्ची मलाई क्या क्या मिलाकर वो दे देंगे। ठीक है, भगवान को नहीं पता था। तो भगवान ने एक नेचुरल सिस्टम बनाया कि ये जो एसिड जाएगा हमारे मुंह में, ठीक है, ये बैक्टीरिया द्वारा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को पहले से ही सलाइवा दे रखा है, जो कि बेसिक है। ठीक है, कुत्ते बिल्ली को कभी देखा है ब्रश करते? करेंगे तो अजीब लगेंगे। ठीक है, कुत्ते बिल्ली और जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स है, वो लोग के तो दांत है, वो लोग तो ब्रश नहीं करते ना। सो उनका कैसे चल रहा है? सो बेसिकली इट इज अ सलाइवा विच इज ऑलरेडी बेसिक इन नेचर, जो कि उसको पहले से ही ठीक कर सकता है। ठीक है ना, तो फिर हम, हाँ, तो फिर हम क्यों करते हैं? मैं जानता था ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो ऐसा है, भगवान ने जब हमें बनाया था, तो जो मम्मी की वजह से, अच्छा, ठीक है, तो हमने, जब हमें बनाया गया था, भगवान ने जब बनाया था, तो हमारे जो खाने के शौक थे और आज के जो हमारे खाने के शौक है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। ठीक है, नाउ द काइंड ऑफ चॉकलेट्स, द आइसक्रीम, द कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, वो सारी चीजें जिससे आपके मुंह में अभी पानी आ रहा है, ठीक है, वो सब जो आप खा रहे हो ना, उसके वजह से जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया आज आपके मुंह में आते हैं, उतने ओरिजिनली नहीं आते थे। ठीक है, जब आप घास पत्ते खाते थे, ठीक है, जब आप जंगल में रहते थे और वहां का फल वगैरह खाते थे, तो उस टाइम पे जितना पार्टिकल मुंह में फंसता था, उसके लिए जितने बैक्टीरिया आते थे, उससे जितना एसिड था, वो आपका सलाइवा ठीक कर सकता था। आज के डेट में आपने ऐसे ऐसे चीजें बनाए हैं, ठीक है, यस, एवोल्यूशन के ये वो है, ड्रॉबैक्स है। ठीक है, आज के डेट में आपने ये सारे जो चीजें खाए हैं, इसको पचाने के लिए, ठीक है, इसको मतलब इसको जब वो बैक्टीरिया खाने आता है,
फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ सलाइवा काफी नहीं है। 7.4 इज नॉट इनफ। नाउ यू रिक्वायर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना, तभी आपके घर में वो आएंगे। ठीक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ठीक है, कभी लौंग मिर्ची, पता नहीं, अभी धनिया मिर्ची डालना बच्चा है। ठीक है, सो उन सब से कुछ होता नहीं है। ठीक है, उसमें जो बेस है सिर्फ उतना ही काम का है, जो उस येलो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, दैट्स इनफ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे पाइटलिन ने स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, स्टार्च गॉट कन्वर्टेड टू माल्टोज राइट नाउ। एनी डाउट सो फार? Okay, so as the complex starch was broken down into simple form, ठीक है, in the mouth itself, hence we can say that the process of digestion starts in the mouth. ठीक है, अब आपका जो फूड है वो गीला हो चुका है ना, now the food has become moist. ठीक है, अब अच्छा खासा गोल गोल हो चुका होगा वो। ठीक है, एक लम्ब बन चुका होगा गीला गीला सा, दैट इज कॉल्ड एज बोलस। ठीक है, ये जो बोलस है, ये बोलस गीला इसलिए हुआ क्योंकि इसके बाद वो इसोफेगस में ट्रेवल करेगा। इसोफेगस बहुत ही डेलिकेट है। ठीक है, तो अगर ये गीला नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, तो इसोफेगस को फाड़ देता। तो इसोफेगस ताकि ना फटे, इसीलिए जो हमारा बोलस है वो गीला हुआ है। ठीक है, मॉइस्ट हुआ है, और वो इजीली इसके बाद इसके अंदर से जा पाएगा। हरी बात समझ में? सो दिस इज हाउ द ट्रैक इज, माउथ, टी, टंग, ये सारे दिख रहे हैं आपको। और यहाँ से जो है फूड यहाँ से निकलकर इस पाइप के थ्रू नीचे आएगा, एंड दिस इज द इसोफेगस। ठीक है, अब ये हमारा स्टमक है। और जब ये एसोफेगस से फूड नीचे आता है, यहाँ पे एक मसल है। ठीक है, जो कि एंट्री एग्जिट का डोर है। खाना अगर ये खुला रहेगा तो अंदर जाएगा, अगर ये बंद रहेगा तो खाना अंदर नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिंटर मसल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिंटर मसल। तो ये जो स्प्लिंटर मसल है, ये स्प्लिंटर मसल बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फूड। ठीक है, ये स्प्लिंटर मसल जो है, ये आपका एंट्री एंड एग्जिट को जो है कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब फूड आएगा उस टाइम पे अगर आपका स्प्लिंटर मसल बंद रहा तो फिर फूड जो है नीचे नहीं जा पाएगा, अगर ये ओपन रहा तो फिर ये फूड नीचे जा पाएगा। अब नॉर्मली आपने अगर टिश्यूज पढ़ा होगा, 9th क्लास में एक चैप्टर था टिश्यूज। ठीक है, तो 9th क्लास में जो टिश्यूज आपने पढ़ा होगा, तो उसमें मसल के 3 फॉर्म्स है। मसल के 3 टिश्यूज थे, एक वॉलेंट्री मसल था, एक इनवॉलेंट्री मसल था, और एक कार्डियक मसल था। याद है ऐसा कुछ? वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल एंड कार्डियक मसल। सो जो इनवॉलेंट्री मसल था उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ये तो इनवॉलेंट्री होगा ना, बिकॉज ये तो हमारे पेट के अंदर है। आप चाहोगे कि ये खुल जा, खाना खाने का है मेरे को, तो खुलेगा नहीं ना वो इनवॉलेंट्री है, आपके मर्जी से नहीं काम करता। सो इनवॉलेंट्री की कैरेक्टरिस्टिक थी कि जब ये खुलता है तो लंबे समय तक के लिए खुला रहता है, जब ये बंद होता है तो लंबे समय के लिए बंद होता है। राइट, और इसका बंद होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, खुला तो बहुत देर के लिए खुला है, बंद होगा तो बहुत देर के लिए बंद होगा। सो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट। सो फास्ट का मतलब है उपास। ठीक है, और ब्रेकफास्ट मतलब उपास का तोड़ना। सो बेसिकली हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि वी आर ब्रेकिंग द फास्ट? बेसिकली वी आर नॉट ब्रेकिंग द फास्ट, वी आर जस्ट ओपनिंग दिस टनल। ठीक है, ये स्प्लिंटर मसल को हम लोग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो रात को जब आप सोते हो, ठीक है, तो रात को खाना खाकर सोते हो। सो रात को आपने अपना डिनर किया है, इसको पचाना है। इसको पचाने के लिए, ठीक है, आपके पेट में चर्निंग होती है, चर्निंग एक्शन ऑफ योर स्टमक टेक्स प्लेस। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ मिक्सर। सो आप इमेजिन करो, आपने मिक्सर के अंदर कुछ डाला है और ऊपर का ढक्कन नहीं लगाया, और आपने उसको गोल गोल फिराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपने जो है मिक्सर के ऊपर का ढक्कन नहीं लगाया, उसमें कुछ डाल दिया पीसने के लिए, और आपने घर घर करके उसको घुमाना स्टार्ट कर दिया, व्हाट विल हैपन? एक्सप्लोजन। Yes, it will splash here and there. It will all come out here and there. Okay. So similarly, अब आपका जो पेट है, इसके अंदर जो खाना गया है ना, रात को जो डिनर किया है, इसको चर्न करने की जरूरत है, जो आपका स्टमक करेगा। इसको चर्न करते वक्त ये बंद होना जरूरी है, जस्ट लाइक योर मिक्सर। अगर ये बंद नहीं होगा, ठीक है, सो यहाँ पे तो यहाँ वहां स्प्रेड होने की जगह नहीं है ना। सो ऑल दिस थिंग्स विल कम आउट। ठीक है, एंड यू विल सी द फूड अगेन इन सम डिफरेंट फॉर्म।
ठीक है, जहां से गया था वहीं से वापस आएगा, एंड यू विल बी एबल टू सी इट इन सम डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज, यार ये खाया था मैंने कब। हाँ, HCl के साथ निकलेगा वो भी। अरे बात समझ में। सो दैट इज वाई इसका बंद होना बहुत जरूरी है। सो ये जब बंद होता है तो बहुत देर के लिए बंद रहता है, जैसे पूरी रात बंद रहेगा। ठीक है, सो सुबह जब आप इसको खोलोगे तो अचानक से इसके अंदर जो है आप हैवी फूड नहीं डाल सकते। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। सुना है आपने ये चीज कि ब्रेकफास्ट शुड बी द हैवीएस्ट फूड इन द 3 कोर्स मील। लंच सुना है? नहीं, लंच नहीं, ब्रेकफास्ट होना चाहिए हैवी। ठीक है, और वो सही भी है और वो होना चाहिए। बट क्या है कि सही तरीका नहीं है। ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। सर पूरा ओपन होने देना चाहिए, तो पूरा ओपन होने के लिए उसको कैसे पता चलेगा कि अभी आप खाने वाले हो? हाउ विल इट कम टू नो? इसीलिए सुबह उठ के आपको जो है वार्म वाटर पीना चाहिए। जब आप सुबह उठकर वार्म वाटर पियोगे, ठीक है, सो उसको पता चले अच्छा भाई साहब उठ गया, चलो ठीक है थोड़ी देर में खाएंगे भी, तो धीरे धीरे ओपन होता है। सो ये जो वार्म वाटर है, आप जनरली इसको पीकर एक्सरसाइज करने जाना चाहिए। मतलब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की वो होती है कि वार्म वाटर पियो उसके बाद एक्सरसाइज करने जाओ। सो जिम वाले या आपके जो फिटनेस ट्रेनर होंगे वो भी बोलते होंगे कि खाली पेट मत आया करो, एटलीस्ट जो है वार्म वाटर पी के आओ, या तो आप जो है ब्लैक टी पी कर आओ, ठीक है, ग्रीन टी पी कर आओ, कुछ ना कुछ पी कर आओ। ठीक है, खाकर आने का भी नहीं बोलेगा। वो कभी नहीं बोलेगा कि आप जो है मिसल पाव खाकर आओ 1 प्लेट। ठीक है, ही विल नेवर से दैट। ठीक है, ही विल ऑलवेज आस्क यू टू हैव समथिंग वार्म, so that your stomach knows or your splinter muscle knows when to open. कोल्ड वाटर नहीं चलेगा। मतलब इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैव अ कोल्ड वाटर इन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा वार्म देते हो, मतलब थोड़ा सा वार्म वेलकम टाइप का होता है वो। ठीक है, इट इज गुड फॉर योर बॉडी। ऐसा नहीं है कि कोल्ड वाटर से उसको पता नहीं चलेगा। कोल्ड वाटर या नॉर्मल रेगुलर वाटर से भी पता तो चलेगा, बट वार्म वाटर इज बेटर फॉर द बॉडी। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज सजेस्टेड। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आप 1 आध घंटे के बाद जब आप अपना खाना खाओगे, फर्स्ट मील करोगे, तो उस टाइम ये काफी एक्टिव हो जाएगा। HCl एक्टिव होता है? नहीं, HCl एक्टिव होता है से भी ज्यादा ये स्प्लिंटर के लिए ही होता है। जो हम लोग सुबह सुबह जो पानी पीते हैं ना, इट इज ओनली फॉर द स्प्लिंटर टू एक्ट। ठीक है, HCl को एक्टिव करके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि बिना खाने के अगर वो HCl छोड़ देगा ना, तो आपको उसकी डकार आएगी और आपको कड़वा फील होगा गले के पास। कई बार होता भी है। कई बार आपके स्कूल वाले आपको रोक लेते होंगे ज्यादा देर तक बिना खाए पिए, तो उस टाइम पे आपको कभी डकार आती होगी, तो उसमें देखना कड़वापन लगेगा गले के पास। तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैपन। ठीक है, इसोफेगस को खराब कर देगा वो एसिड। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक की बात? सर ज्यादा फील मत करवाओ ना। फील हो रहा है क्या वो कड़वापन? स्कूल वालों को बताना पड़ेगा। अच्छा, ओके। सर एक लेक्चर स्कूल वालों का भी ले लो। ठीक है, ओके। सो नाउ द स्प्लिंटर इज गोइंग टू ओपन, एंड जो आपने फूड बोलस अभी जो ऊपर आपने गीला करके खाने को नीचे भेजा है, जो आपके गले के थ्रू उतरा है, अब वो जो है यहाँ पे नीचे आएगा आपके पेट में। नाउ इट विल कम टू योर स्टमक। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर स्टमक, ठीक है, जब ये खाना आपके पेट में आया है, सो उस टाइम पे पेट के अंदर क्या होगा? और ये जो खाना उतरेगा ऊपर से जो है एकदम स्लाइड की तरह नहीं उतरेगा, घसरकुंडी की तरह नहीं उतरेगा। सो व्हेन इट कम्स डाउन थ्रू योर इसोफेगस, एट दैट टाइम अ काइंड ऑफ मूवमेंट अकर्स कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में खाना बीच में फंसा है, ऊपर से धक्का लग रहा है तो थोड़ा पुश मिल के आगे जा रहा है, फिर खुल रहा है, फिर ऊपर से पुश मिल रहा है तो थोड़ा सा आगे जा रहा है, फिर खुल रहा है, फिर पुश मिल रहा है, आगे जा रहा है। सो ये बेसिकली क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट जो है, जो हाँ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट विच इज टेकिंग प्लेस इन द इसोफेगस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये धीरे 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 ये जो खाना है ये आपके पेट तक जाता है। ठीक है ना, पेट में चला गया। सो व्हेन इट गोज टू योर स्टमक, एट दैट टाइम इट इज गोइंग टू मिक्स विद टू काइंड ऑफ जूसेस। दो जूस से मिलेगा ये। ठीक है, सो इनसाइड द स्टमक देयर आर 2 ग्लैंड्स। एक है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड और दूसरा है आपका म्यूकस ग्लैंड। पहले हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होगा गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में 2 चीजें होती है, एक है HCl, दूसरा है पेप्सिन। ठीक है ना, तो पहले HCl रिलीज होता है।
HCl जो रिलीज होता है, इसका बेसिक काम क्या है? इसका बेसिक काम है इट डिसइंफेक्ट्स द फूड। ठीक है ना? तो आप जब खाना खा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो कितना भी आप घर का खाओ, कितना भी साफ सुथरा खाओ, उसके ऊपर कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पक्का होंगे। ठीक है, वो सब तो छोड़ो, मुंह के अंदर ही 80,000 है। व्हेन यू ओपन योर माउथ कंटेन 80,000 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द डे। ठीक है, और एकदम सुबह सुबह की तो बात ही अलग है। ठीक है, एक तो वो महक के साथ आएगी फिर। ठीक है, तो आप कभी किसी किसी के पास जाना सुबह सुबह, मुंह खोल देखने का बैक्टीरिया कैसा है। ठीक है, सो एट दैट टाइम तो यू विल एंजॉय मोर, बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द डे यू विल फाइंड 80,000 बैक्टीरिया। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द माउथ। सो दैट इज वाई खाने का तो क्या ही कहना। तो जब वो पेट में जाता है तो HCl क्या करता है, सबसे पहले उसको डिसइंफेक्ट करता है, उसके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हटाता है। ठीक है, दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर द पेप्सिन टू एक्ट। विदाउट दिस एसिडिक मीडियम पेप्सिन काम नहीं करेगा। पेप्सिन को काम करवाने के लिए एसिडिक मीडियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना? तो ये दो बेसिक काम है HCl के। ठीक है, और भी है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, सो पहले तो ये दो बेसिक काम हो गए HCl के। उसके बाद पेप्सिन रिलीज होगा। तो पहले HCl रिलीज होता है, डिसइंफेक्ट करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, फिर पेप्सिन रिलीज होता है। पेप्सिन जो है, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है, और ये जो है ये प्रोटीन्स को तोड़ता है पेप्टोन्स में। ठीक है, सो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ा। तो अब देखो, दो कन्वर्जन अब तक हमने पढ़े हैं। एक हमने मुंह में पढ़ा था। ठीक है, जो सलाइवरी अमाइलेज पाइटलिन था, पाइटलिन कन्वर्टेड द स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, पाइटलिन ने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया था। वो पार्शियल ब्रेकडाउन ही था, कार्बोहाइड्रेट का आधा टूटा है वो। वैसे ही यहाँ पे पेप्सिन ने प्रोटीन्स को तोड़ा पेप्टोन्स में, ये भी आधा टूटा है। पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ अब तक, और भी टूटेगा बाद में। ठीक है ना? यहाँ पे दो काम होते हैं। और ये पेप्सिन के साथ साथ एक और सब्सटेंस निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज रेनिन। ठीक है ना? पेप्सिन के साथ एक और सब्सटेंस निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज रेनिन। ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर जो है लैक्टोज होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लैक्टोज। तो दिस कन्वर्ट्स द मिल्क इनटू कर्ड। ये बेसिकली आप रेनिन को ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार आया था CDS के क्वेश्चन पेपर में था कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेनिन, और नीचे 4-5 ऑप्शंस थे। ठीक है, जैसे वही था कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, पेप्टी प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में करता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ मिल्क करता है। तो ऐसे, तो ये समझो कि रेनिन का बेसिक काम क्या है, ये मिल्क को डाइजेस्ट करता है और उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज है जिसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड। ठीक है, सो ये जो है रेनिन, ये रेनिन के बारे में आपको 10th में सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। ये जो चीज है ये नहीं है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, जो रेनिन है ये पेप्सिन के साथ रिलीज होता है, और ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, और इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द मिल्क। ठीक है, इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब कई बार आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, इसका मतलब आपके पेट में HCl का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता होगा। कई बार पेट में एसिडिटी होती है, सो दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ HCl ज्यादा हो जाता होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। ठीक है, सो दिस एसिडिटी विच हैज अकर्ड इन योर स्टमक इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ HCl विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना? इसके मल्टीपल कारण होते हैं। ठीक है, मल्टीपल कारण, जैसे आपने कोई फास्ट फूड खाया है। ठीक है, फास्ट फूड खाया तो फास्ट फूड को हजम करने के लिए ज्यादा HCl की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? क्योंकि फास्ट फूड नाम ही था उसका। सो बेसिकली व्हेन द फूड वाज कुक्ड, उसमें बहुत सारी चीजें टूटे नहीं थे। हीट से टूटता है ना फूड, तो बहुत सारी चीजें टूटे नहीं थे, बहुत जल्दी बन गया था खाना। तो वो उन सारी चीजों को तोड़ने के लिए HCl को ज्यादा सिक्रीट करने की जरूरत पड़ती है। सो या तो आप फूड को बाहर तोड़कर फिर खाओ, या तो फिर उसको बॉडी के अंदर तोड़ने के लिए ज्यादा HCl डालो। तोड़ना तो है ही उसको। सो दैट इज वाई फास्ट फूड जितना कम हो उतना कंज्यूम करना चाहिए, वरना HCl ज्यादा रिलीज होगा। अब HCl ज्यादा रिलीज हो गया, खा लिया, तो क्या करें? तो हमारे पास तीन ऑप्शन है इसको न्यूट्रलाइज करने के। पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज MgOH होल ट्वाइस, इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जो आर्मी बैकग्राउंड से आते हो वो लोग भली भांति वाकिफ होंगे इससे। आप कभी भी आप MI रूम में पहुंच जाओ, या MH खड़की पहुंच जाओ, या सदर्न कमांड के हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, वहां जाके सिर्फ आप अपने पेट पे हाथ रखना। ठीक है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट यू कीप योर हैंड ऑन योर स्टमक एंड यू विल रिसीव अ बॉटल ऑफ डाइजिन और अ बॉटल ऑफ जेलोसिल। ठीक है, दिस इज गोइंग टू हैपन।
उनके पास पेट के लिए एक ही इलाज है, ठीक है बेटा, ये जेलोसिल पियो दिन में 2 बार, सब ठीक हो जाएगा। नहीं लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा साइड में दर्द हो रहा है, वो मतलब पेट के जस्ट साइड में। अरे बोला ना दिन में 2 बार, फिर नहीं हुआ तो आना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा, ये 2 रुपए की चीज को बेवकूफ बनाकर लोगों को इनो के रूप में बेचते हैं, जो कि 10 रुपए का आता है, ठीक है। सो इसमें होता वही है, बेकिंग सोडा ही होता है, 2 रुपए का आता है, ठीक है। बेकिंग शॉप में जाकर खरीदना, 2 रुपए का मिलेगा पाउच, ठीक है, जो कि वो 10 रुपए का बेच रहे हैं इनो के नाम से, ठीक है। सो NaHCO3, NaHCO3 इज बेसिकली बेकिंग सोडा, ठीक है, जो इनो है। और उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो गाँव का ट्रीटमेंट, ठीक है। गाँव में क्या होता है, गाँव में कोल्ड मिल्क पीते हैं, ठीक है। कोल्ड मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड एक्टिव नहीं रहता, कोल्ड मिल्क में लैक्टिक एसिड एक्टिव नहीं होता। जब उसमें लैक्टिक एसिड एक्टिव नहीं होगा तो उसका पीएच 7.2 होगा। 7.2 पीएच का मतलब वो बेसिक है, बेसिक है। तो अगर आप उसको भी पियोगे तो आपका जो स्टमक है उसके अंदर जो HCl है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो देयर आर 3 ways by which you can neutralize the excess of acid that is there in your stomach. One is milk of magnesia, ठीक है, द पिंकिश कलर सब्सटेंस दैट यू मस्ट हैव सीन, डाइजिन, जेलोसिल, ये सब, उसमें ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgOH होल ट्वाइस। बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, विच इज एक्चुअली इनो। एंड बेसिक सब्सटेंस लाइक कोल्ड मिल्क, ठीक है, 7.2 pH होता है, इसको भी पिया जा सकता है, ठीक है ना। अब आपका जो पेट है, ठीक है, ये जो आपका स्टमक है, इसमें कौन से टाइप का टिश्यू होता है, व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज देयर, इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू विच इज वेरी वेरी सॉफ्ट। सॉफ्ट होने के कारण एसिड से जल नहीं जाएगा ये अंदर, हो सकता है ना एसिड से जल जाए। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव अ म्यूकस ग्लैंड। ये क्या करता है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। यस, म्यूकस कम्स टू एक्शन, या तो अगर अपन अपने मराठी में बोले तो शेम्बुड आ जाता है, ठीक है। योर स्टमक विल बी फिल्ड विथ शेम्बुड, ठीक है। इन दैट केस इट विल एक्ट लाइक अ कुशन, ठीक है, इनसाइड योर स्टमक, ठीक है। स्टमक के अंदर ये जो है ये कुशन का काम करेगा, विच प्रिवेंट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। इट विल नॉट लेट योर स्टमक टू गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ HCl। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब आपका जो खाना है अभी भी बोलस फॉर्म में ही है, ठीक है। नाउ ऑल्सो द फूड विच हैज मिक्सड विथ सो मेनी थिंग्स इज स्टिल इन द फॉर्म ऑफ बोलस, ठीक है। सो यहाँ पे अब जब आपका खाना यहाँ पे बोलस फॉर्म में रहा है आफ्टर मिक्सिंग विथ सो मेनी थिंग्स, यहाँ से उसको एग्जिट करना है इस जगह से। अब जब इस जगह से वो एग्जिट करता है तो यहाँ पे वापस से एक स्प्लिंटर मसल होता है, इसको बोलते हैं पायरोलस, ठीक है। देयर इज अनदर स्प्लिंटर ओवर हियर विच इज कॉल्ड एज पायरोलस। एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। वरना तो जब ये फूड चर्न होगा, चर्निंग के टाइम पे तो फूड यहाँ से भी तो निकल सकता है ना, इसीलिए दैट इज व्हाई अनदर स्प्लिंटर इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। तो ये वाला जो स्प्लिंटर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये जो स्प्लिंटर यहाँ पे दे रखा है इसको बोलते हैं पायरुलस। पायरुलस क्या करता है कि ये जो फूड बोलस है, ये फूड बोलस को यहाँ से नेक्स्ट स्टेज में जाने में मदद करता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो यहाँ पे खाना है, ये खाना जब तक सेमी सॉलिड नहीं बन जाता, या इनफैक्ट यू से कि सेमी लिक्विड नहीं बन जाता, ठीक है, मोर ऑफ लिक्विड लेस ऑफ सॉलिड है अब ये, ठीक है, जब तक ये सेमी लिक्विड नहीं बन जाता तब तक वो इसके अंदर से पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। नॉट लाइक दैट, ठीक है, प्लाज्मा इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। हाँ, तो जब तक वो सेमी लिक्विड जैसा नहीं बन जाता तब तक ये इसमें से जो है आगे नहीं गुजर सकता। अब वो आगे नहीं गुजर सकता तो फिर अब क्या होगा? सो दैट इज व्हेन ये जब ये बंद रहता है तब फूड की चर्निंग होती है पेट के अंदर। फूड जो एकदम मतलब पूरा ये पेट पूरा एकदम ऊपर नीचे, पूरा ऊपर नीचे घूमता है, ठीक है। और ये जो है ये जो बोलस था ये अब सेमी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो फूड बोलस नाउ गेट्स कन्वर्टेड टू समथिंग कॉल्ड एज काइम। सो फूड बोलस अब किस में कन्वर्ट हो गया? काइम में कन्वर्ट हो गया। ये काइम कहाँ बना? पेट के अंदर बना। अब ये जो काइम है
ये एक पेस्ट की तरह है, ठीक है। इट इज नाउ लिक्विड पेस्ट। ये जो पेस्ट है अब ये इसके थ्रू इस स्प्लिंटर से, पाइरोलस से बाहर आएगा, ठीक है। एंड इट विल नाउ एंटर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड एज डियोडनम, ठीक है। तो इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जो पार्ट है, ये जो आपको यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डियोडनम, ठीक है। अब फूड जो है डियोडनम में आएगा। सो फार सो गुड, ओके। नाउ व्हेन द फूड कम्स टू डियोडनम, ठीक है, फूड जब डियोडनम में आता है उस टाइम में उसके साथ क्या होता है, उसके साथ यहाँ पे अब दो चीजें होने वाली है, दो घटनाएं घटेंगी, ठीक है। पहला, ये जो हमारा लिवर है ये बनाता है बाइल जूस। ये जो बाइल है ये कहाँ स्टोर होता है, बाइल इज स्टोर्ड इन लिवर। लिवर तो बना रहा है ना, लिवर तो बाइल को बना रहा है। यस, दिस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये जो है ये आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। So, ये जो है ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको इधर, सो दिस इज कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर के अंदर जो है स्टोरेज होगा, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का खुद का कोई ओपनिंग नहीं होता, ये नहीं कि यहाँ से जो है ये इधर फूड में इसको मिला सकता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर हुआ है, ठीक है, और ये हमारे फूड के साथ मिलने वाला है। खैर फिलहाल मेरे को ये बताओ, बाइल मिलने से पहले जो आपका फूड है वो अब कौन से नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक है। अभी जो फूड यहाँ पे गॉल ब्लैडर से पहले मिल रखा है ये क्या है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, ओके। नाउ रेस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन एसिडिक। अभी जो है ये एसिडिक है और बाकी का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो एसिडिक में नहीं काम कर सकता, ठीक है। उसको क्या बनना है, उसको बनना है बेसिक और अल्कलाइन, ठीक है। अल्कलाइन नेचर में ही आगे का डाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए जो है बाइल से मिलता है, ठीक है। तो अब बाइल कैसे मिलेगा, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये है आपका गॉल ब्लैडर और यहाँ पे है पैंक्रियास, ठीक है, और यहाँ पे है डियोडनम। सो गॉल ब्लैडर का जो पाइप है ये यहाँ से आता है और पैंक्रियास के अंदर जाके खुलता है। अब पैंक्रियास के अंदर ऐसे दो ओपनिंग्स होती है, ठीक है, टू स्मॉल ओपनिंग्स, जो कि कनेक्ट करता है यहाँ पे डियोडनम से, ठीक है। सो ये जो बाइल जूस है ये अपना सारा एक्सक्रीशन यहाँ से भेजता है, ठीक है, और यहाँ से ये पैंक्रियास के थ्रू फूड में आके मिलता है। दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। तो बाइल से डायरेक्ट नहीं आता, ये जो है यहाँ पे दो छोटे होल्स होते हैं, उन होल से पैंक्रियास के थ्रू फूड में आके मिलता है। यहाँ पे दो काम होते हैं, पहला, द फूड टर्न्स बेसिक और एल्कलाइन, ठीक है, द फूड टर्न्स बेसिक और एल्कलाइन, ये काम होता है। सेकेंड, ठीक है, अब देखो ये जो बटर है या जो घी है ये एक्चुअल में होते क्या है, व्हाट आर दे एक्चुअली। फैट्स, एंड दिस आर नथिंग बट ऑयली, ऑयल होता है ये, है ना। बटर को या घी को आप मेल्ट करके देखना, वो ऑयल का काम करेगा। उसमें आप चीजों को तल सकते हो, जैसे तेल में तल सकते हो, वैसे ही इनको आप हीट करना, हीट करने के बाद ये एकदम तेल जैसा बन जाएगा उसमें। हाँ, सो रुक जा रुक जा, ठीक है। सो बेसिकली यही तो गलती है, ठीक है। तो सेकंड काम क्या होता है, सेकंड काम क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली आपने इमल्शन सुने, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्शंस। जैसे वॉल पे भी आजकल लगाते हैं ना इमल्शन पेंट, सो व्हाट आर इमल्शंस। इमल्शंस आर बेसिकली वेयर वाटर इज मिक्स्ड विथ ऑयल, वाटर को ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करके ऐसे पेंट को जब हम दीवार पे लगाते हैं इसको बोलते हैं इमल्शन पेंट।
अब क्योंकि उसके ऊपर ऑयल भी है, इसीलिए आप उसको कभी भी वॉश कर सकते हो ऊपर से, क्योंकि ऑयल बेस्ड है ना वो। ऑयल बेस्ड होने के कारण उसमें अगर दाग धब्बा लग गया तो आप उस पे जो है पानी से उसको रब करके मिटा सकते हो, क्योंकि उस पे ऑयल है, वो खराब नहीं होगा। ठीक है, बट जब वो पेंट बना था तो ऑयल एंड वाटर को मिक्स किया गया था। तो जब ऑयल एंड वाटर या किसी भी ऐसे दो मायोनीज टाइप, यस, किसी भी ऐसे दो चीज जो कि नॉर्मली नहीं मिलते, उनको जब मिक्स किया जाता है उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। सो बेसिकली यहाँ पे जो बाइल था, इसने एक तो बेसिक बनाया, ठीक है, दूसरा इसने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किया। फैट्स वर इमल्सिफाइड सो दैट इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन वो जो है पानी के साथ मिक्स हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फैट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, नो ब्रेकडाउन ऑफ फैट टुक प्लेस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टुक प्लेस। पानी के साथ उसको मिलाया गया है ताकि फर्दर स्टेप्स में वो काम कर सके। समझ में आ रही बात? एनी डाउट? ओके, सो बेसिकली हमारे बाइल ने यहाँ पे दो काम किए। ठीक है, एक तो खाने को बेसिक बना दिया काइम को, और दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया। ठीक है, और ये बाइल जूस किसने बनाया था? बाइल जूस किसने बनाया था? लिवर ने बनाया था। सो लिवर का क्या दुनिया में एक ही काम है? लिवर का और क्या काम है? लिवर बड़े काम की चीज है, बहुत सारे फंक्शंस है। पहले तो, नहीं नहीं, ट्रिप्सिन अब तक नहीं आया। अच्छा, एक तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ठीक है, स्टोरिंग ऑफ ग्लाइकोजन, यस वेरी गुड। ठीक है, आज का ही पॉइंट बता दो, कोई नहीं, चलो। ठीक है, पहले तो बाइल जूस का प्रोडक्शन किया, ठीक है, एक। दूसरा, इसको बोलते हैं फैट रिजर्वॉयर। ठीक है, फैट्स रिजर्वॉयर है ये। ठीक है, एक्चुअल में वही है ये, ग्लाइकोजन वही है, इनको ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तीसरा, इट इज स्टोर हाउस ऑफ विटामिन। अब ध्यान से सुनना, थर्ड, सेकंड और थर्ड पॉइंट इंटरकनेक्टेड है। इसके अंदर फैट्स को स्टोर कर रहा है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फैट को स्टोर कर रहा है वो, नहीं यार, क्यों, रुक जा तू 2 मिनट। ठीक है, सो फैट को ये स्टोर कर रहा था ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब देखो स्टोर हाउस ऑफ विटामिन है। ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ विटामिन में, अब देखो विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। तो स्टोर हाउस ऑफ फैट में ये उन टाइप के विटामिन को स्टोर करता है जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। कौन से वो? ए, डी, ई एंड के। ठीक है, वाटर सोल्यूबल में दो आते हैं, बी एंड सी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी एन सी कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे B1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे, B12 तक है। ठीक है, वैसे सी में भी होता है। सो ये बी और सी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन है, दिस आर वाटर सोल्यूबल। ठीक है, लेकिन उसमें से जो B12 है, B12 इवन दो बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, बट दिस इज ऑल्सो स्टोर्ड, ये भी स्टोर होता है, ये नहीं जाता। तो हमें बेसिकली कौन से विटामिन कंज्यूम करने की जरूरत होती है डेली लाइफ में? बी और सी, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, तो ये रोज के रोज बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, दे विल गो अवे फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, थ्रू द यूरिन, यूरिन से निकल जाएगा। इसीलिए हमें बी और सी डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। ठीक है, ए, डी, ई और के जो है, और अलोंग विथ विटामिन B12, ये हमारे इसमें लिवर में स्टोर होते हैं। इसलिए ये जो है ये नॉन एसेंशियल विटामिन है। बी एंड सी आर एसेंशियल विटामिन, याद रखना। क्लियर है? सो ये स्टोर हाउस ऑफ विटामिन में किस किस को स्टोर करता है? ADEN के अलोंग विथ विटामिन B12। ठीक है, ADEN के अलोंग विथ विटामिन B12। उसके बाद
फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया होता क्या है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं उस खाने में अ लिटिल बिट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस इज देयर। ठीक है, ये जो लिटिल बिट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस है, ये लिटिल बिट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस को हमारे सेल के अंदर एक पार्ट होता है, आपने बचपन में नाम सुना होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है, द पॉइजनस सब्सटेंस विच इज कैरीड इन द फूड, ठीक है, दैट पॉइजनस सब्सटेंस इज नथिंग बट नाइट्रोजन। प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। ठीक है, प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा एनपीके, दे रिक्वायर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो इसका मतलब किसी भी प्लांट प्रोडक्ट में नाइट्रोजन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे खाने के थ्रू भी जाएगा। तो अब ये खाने के थ्रू जब जाएगा, प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट था, बट हमारे लिए नाइट्रोजन पॉइजन है। फॉर अस नाइट्रोजन इज नॉट गुड। ठीक है, तो हमारे सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजेनियस सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करता है। और ये कौन से जगह पे ज्यादा एक्टिव होता है, लिवर में। Smooth endoplasmic is very very active in the liver. So normally this nitrogenous substances are non soluble in water. ठीक है, ये जो नाइट्रोजेनियस सब्सटेंसेस है ये नॉन सोल्यूबल होते हैं। बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अगर आपने कभी इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, बलून टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर इन सारे नाइट्रोजेनियस सब्सटेंसेस को भरता है, और भरने के बाद इससे इसके अंदर वो अच्छे से इनकी लाल बत्ती लेता है, मतलब इनका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है ना, कैसे सोल्यूबल नहीं होगा, बन जाए सोल्यूबल। ठीक है, सो बेसिकली इनसाइड द लिवर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर प्रेजेंट, they help in breaking down this nitrogenous substance. So when this nitrogenous substances break down, they become soluble in water. अब non soluble से वो soluble बन गए, and this soluble substances are white crystal like substances. These white crystal like substances are nothing but the urea. ये यूरिया है, समझ में आई बात। अब ये वाटर सोल्यूबल है। अब जब पानी इसके थ्रू गुजरेगा लिवर के थ्रू, तो पानी के अंदर मतलब ब्लड के अंदर आ जाएगा, बेसिकली पानी में नहीं ब्लड में आ जाएगा। और ये जब किडनी में जाएगा तो किडनी से यूरिया यूरिन बनकर बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ लिवर इज हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑल्सो। सो हमने ये 9th 10th में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कि लिवर जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस का भी पार्ट है, वहां पे सिर्फ किडनी पढ़ाया गया था। ठीक है, तो एक्चुअल में ये यूरिया का फॉर्मेशन किडनी के अंदर हो रहा है। सो बाइल फॉर्मेशन हो गया, फैट रिजर्वायर हो गया, स्टोरेज ऑफ विटामिन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया हो गया। सो दिस आर द 4 मेन functions of the liver. Any doubts here, anyone? Okay, great. So where is the food right now? Food is still over here in the form of chyme. इसके साथ क्या मिला है, इसके साथ फिलहाल जो है बाइल जूस मिला है, हाँ बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, बाइल जूस अभी मिला है। अब इसके साथ और क्या मिलना बाकी है, ये है पैंक्रियास। पैंक्रियास से रिलीज होगा पैंक्रियाटिक जूस। अब इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 चीजें होंगी, एक है अमाइलेस, ट्रिप्सिन और लिपेज। ठीक है, सो इन द पैंक्रियाटिक जूस 3 थिंग्स आर देयर। ये भी वहीं से सिक्रीट हुई जहां से बाइल जूस हुई थी। ठीक है, इसी ये 2 होल से, ये 2 होल से सिक्रीट होकर ये अब हमारे फूड के अंदर आके मिलेगा। ठीक है, अब फूड के अंदर ये जो 3 चीजें मिलेंगे, इससे क्या होगा। सो अमाइलेस, नाम से मैंने बताया था स्टार्टिंग में याद रखने के लिए, अमाइलेस किसके ऊपर काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। सो बेसिकली स्टार्च। तो लेफ्ट ओवर जो स्टार्च बचा हुआ है, यस, लेफ्ट ओवर जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स बचा हुआ है, उस स्टार्च को ये ब्रेक डाउन कर देता है लैक्टोज एंड सुक्रोज में।
इट ब्रेक्स देम डाउन इनटू लैक्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, उसके बाद ट्रिप्सिन, इससे ही मिलता जुलता एक टर्म हमने ऊपर भी पढ़ा, ट्रिप्सिन से मिलता जुलता क्या पढ़ा था? पेप्सिन। पेप्सिन किसके ऊपर काम कर रहा था? प्रोटीन्स के ऊपर। सो ये भी प्रोटीन्स का बाकी का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, सो ट्रिप्सिन्स विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू, पहले किसमें तोड़ा था? पेप्टोन्स में। ये किसमें तोड़ेगा? पेप्टाइड्स में। दिस विल ब्रेक देम इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, और लिपेज, अब क्या बचा? एक स्टार्च टूट गया, प्रोटीन टूट गया। अब ये जो लिपेज है ये फैट्स को तोड़ेगा। ठीक है, फैट्स और लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स और फैट्स एक ही चीज है। फैट्स को ये तोड़ेगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है ना। अब ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल यहाँ पे आधे टूटे हैं, बाकी आधे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके टूटेंगे। ठीक है, यहाँ पे आधे टूटे हैं। प्लीज ध्यान रखना इस चीज का कि ये बाइल ने जो है इसने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किया था, ब्रेक डाउन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होने के लिए उसका इमल्सिफाई होना बहुत जरूरी था। ये 3 कन्वर्जन हुए हमारे पैंक्रियाटिक जूस में। क्लियर है यहाँ तक? सो ये था हमारा अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि इधर है। ये अपर पोर्शन में अभी काफी सारा चीज हो चुका है। इसके बाद ये सेकेंड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जो कि इधर है। दिस इज द सेकेंड पोर्शन। ठीक है, इन द सेकेंड पोर्शन दिस इज कॉल्ड एज जेजुनम। ठीक है, इन द सेकेंड पोर्शन दैट इज द जेजुनम, यहाँ पे फिर से कुछ होगा। नाउ इंटेस्टिनल जूस विल मिक्स। यहाँ पे क्या होगा? इंटेस्टिनल जूस विल मिक्स विद द फूड। ठीक है, तो अभी कुछ कन्वर्जन्स पहले ही हो रखे थे। ठीक है, अमाइलेस ने जो है स्टार्च को बाकी का तोड़ के लैक्टोज एंड सुक्रोज में कन्वर्ट किया। प्रोटीन्स ने पेप्टाइड्स, ये ट्रिप्सिन ने प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया, और लिपेज ने फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। सो इनसाइड द जेजुनम where intestinal juice will mix, what changes will occur? ठीक है, inside the jejunum what changes will occur? Now again 3 conversions are going to take place. Please be very careful of these 3 conversions. Now carbohydrates, ठीक है, now carbohydrates which already got partially broken down into maltose in the mouth, lactose and sucrose will get converted to glucose. ये हो गया फाइनल कन्वर्जन। ठीक है, ये फाइनल कन्वर्जन हो गया। देन प्रोटीन्स जो ऑलरेडी टूट चुका है पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में। सो पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स will get converted to amino acids. And finally the remaining fats जो बचा हुआ है, ठीक है, will get converted to fatty acids and glycerol. Clear है? So does the digestion of food is completed. ठीक है, यहाँ पे हमारा डाइजेशन खत्म होगा। कोई डाउट यहाँ तक? Okay, so now as I talked about in the starting itself कि इंजेशन एक छोटा सा प्रोसेस था, डाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो अभी हमने डाइजेशन खत्म किया, इसके बाद एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड निजेशन, अगेन वेरी स्मॉल प्रोसेस। इजेशन के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और बात करेंगे, बट एब्जॉर्प्शन असिमिलेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, वैसा ही है। विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस टुमारो। ठीक है, कल हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो टुमारो विल कंप्लीट रेस्पिरेशन ऑल्सो अलॉन्ग विथ, ये तो थोड़ा सा ही है, ठीक है, 15 मिनट्स में हो जाएगा। आफ्टर दैट विल कंप्लीट रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन कंप्लीट करने के बाद समय बचेगा
सो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को बस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।